हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हमें इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं आपके सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन, यानी साइकोलॉजी से संबंधित। ये आपके प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चन है। आपको एक आइडिया होगा, समझ विकसित होगी कि इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपके यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर है जो आपका री एग्जाम हुआ था ये 2021 में, और ये प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं सीडीपी यानी आप साइकोलॉजी बोल सकते हैं, उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। इस टीचिंग मेथड की जगह पे कई जगह पे पेडागोजी भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हर राज्य अपने अपने हिसाब से इसे ऐड करता है सिलेबस में। बाकी हम देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, यह आपने बहुत बार पढ़ा हुआ युजुत्सा, यानी ये पूछा है, जिसे कॉम्बैट बोलते हैं, यानी ये किससे संबंधित है। आपको तो 4 ऑप्शन दे दिए, आप तो अपने आधार पर बताइएगा ये किससे संबंधित है। जैसे कि ये कल्पना है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है या चिंतन है। तो ये आपकी इंस्टिक्ट होती है, यानी जिसे मूल प्रवृत्ति बोलते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ होती है वो जन्मजात होती हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, देखो यहाँ पर देखिएगा, मैं इसमें एक्सप्लेन दे रखा है तो हम देख लेते हैं। ये एक मूल प्रवृत्ति होती है, और मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो विलियम मैकडूगल ने दिया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इन्होंने ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। इन्होंने ये भी बताया था जो भी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं, किसी न किसी आवेग या संवेग से संबंधित होती हैं। जैसे कि आपको भय होगा तो ये जन्मजात होती हैं, ये ध्यान रखना, इसे अर्जित नहीं किया जाता है। क्योंकि आपको भय लगेगा तो आप अपने आप ही पलायन करने या भागने लग जाओगे, तो ये आपकी मूल प्रवृत्ति हो गई। ये इससे संबंधित है कि आपका आवेग या संवेग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये 14 प्रकार की दे रखी हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था हमें युजुत्सा, इसे ही कहते हैं युद्ध की प्रवृत्ति। इसका मतलब होता है, इसका आवेग होगा क्रोध। ठीक है, ऐसे निवृत्ति है, इसका होता है घृणा। जैसे पुत्र कामना होती है, ठीक है, उसे वात्सल्य बोलते हैं आवेग को। शरणागति या संवेदना, तो ये कष्ट से संबंधित होती है। जैसे जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा है, वो आपका आश्चर्य होता है, इसका आवेग। काम है, उस कामुकता से संबंधित है। इसी प्रकार ये 14 प्रकार की हैं, और इनसे अच्छा क्वेश्चन बनते हैं। और ध्यान रखना है, मानव और पशु में अंतर होता है। ये लाफ्टर यानी हास्य से संबंधित, इसका होता है आमोद, यानी जिसे एम्यूजमेंट बोलते हैं। तो ये आपको याद रखनी होती है। ये विभिन्न एग्जामों में मिलान से संबंधित भी मैचिंग के थ्रू है क्वेश्चन भी बना लेता है एग्जामिनर। सेकंड क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है। हालांकि आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो आपको एकमात्र ऑप्शन लगेगा जो सही है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। अगर यहाँ सामाजिक भी नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं होता, ठीक है, सामाजिक नहीं होता शब्द, तब हम इसका राइट आंसर देखो वंशानुगत भी लगा सकते थे, और आपका परिवेश जन्य का मतलब ही होता है वातावरण। तो इस प्रकार इसके लिए दोनों ऑप्शन राइट हो जाते हैं, लेकिन इसमें सामाजिक का है तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी जो आपके बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है, तो सामाजिक परिवेश जन्य होगा। ठीक है, क्योंकि समाज में हम यानी समाज में रहते तो वो वातावरण के अंतर्गत ही आता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही हो गया था। ठीक है, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, हरलॉक ने क्या बताया था इस प्रकार। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। जैसे कि द्रुतगामी का विकास, सेकंड है अनियमित विकास, ठीक है, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, या कल्पना एवं संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। इसमें से एक प्रमुख नियम बताना है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे जो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम होगा वो होगा रैपिड ग्रोथ, यानी द्रुतगामी विकास का नियम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, इसमें दे रखे हैं लॉजिक, यानी आप देखो, आप अपने आधार पर भी पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, जब आप शैशवावस्था पढ़ते हैं तो हम शैशवावस्था में क्या चीज़ें पढ़ते हैं, शैशवावस्था में यही चीज़ें तो पढ़ते हैं हम कि बच्चे का विकास तीव्र गति के साथ होता है, चाहे वो आपका मानसिक हो या शारीरिक हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये किशोरावस्था में भी इसी प्रकार का तीव्र अवस्था में होता है। ठीक है, और बाकी नहीं, बाल्यावस्था में देखा जाए तो इसमें बच्चे का जो विकास है ना वो धीमा पड़ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, शेष अवस्था किशोरावस्था इसमें तीव्र गति से होता है, सर्वाधिक होता है शेष अवस्था में। तो आपको ये खुद से जब आप थ्योरी पढ़ेंगे ना उनसे पता कर सकते हैं इन चीज़ों का। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप खुद से देख सकते हैं। इसमें उम्र वगैरह भी दे रखी है, किस उम्र में कितना विकास यानी तीव्र गति से होता है बालक बालिकाओं में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से बताना है कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है। यानी आपको 16 से 17 सिद्धांत पढ़ने होते हैं। हालांकि इसमें से 10 से 12 सिद्धांत ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 16-17 सिद्धांत होते हैं, आपको एक भी नहीं छोड़ना होता, क्योंकि आपको कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन ही जाता है इनसे। क्योंकि जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो इन सिद्धांत के थ्रू ही हम पढ़ रहे हैं बाल विकास को, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इन्हें पढ़ना जरूरी होता है। तो देखो, परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, हमें पूछा है नहीं है। बाकी निरंतरता का विकास बिल्कुल होता है। ये करें अनुकूल प्रत्यावर्तन, जिसे कंडीशन रिफ्लेक्स कहते हैं, और कंडीशन का नाम आ जाए, जैसे अनुबंध बोलते हैं हिंदी में। ये कहीं ना कहीं जो जिसने कुत्ते पे प्रयोग किए थे, पावलोव, ये उससे संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यही नहीं होगा क्यों, वो बाकी है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। बाकी ये गैरिसन वगैरह ने क्या क्या विकास के बारे में बताया था, ये 4 तो ये सिद्धांत दे रखे हैं विकास के, साथ ही साथ और भी दे रखे हैं। जैसे विकास का क्रम का सिद्धांत है, हालांकि इनमें तो आप भी जानते होंगे इन सभी के क्रम का मतलब होता है, जैसे पहले कोटल पड़ा होगा, सिर से पैर की ओर विकास होता है। एक आपने जी इसे तो हम सेपेलो कोटल कहते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, वो होता है केंद्र से बाहर की ओर। ये क्या है, क्रम बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं विकास का, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट, यानी बच्चा शुरुआत में आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को पकड़ता है पूरे हाथ से पकड़ता है, पर जैसे जैसे वो उसका विकास होता है, बड़ा होता जाता है, निश्चित तौर से वो उंगलियों से पकड़ने लग जाता है, तो वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। भाई वंशानुक्रम वातावरण ये 50-50 होता है, पर्टिकुलर एक का नाम नहीं लेंगे, दोनों का ही लेंगे। तो इस प्रकार है ये आपके विकास के सिद्धांत थे। बाकी इसमें बताया गया है कि जो आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है वो यान पावलो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन जो विशेषता होती है ना, वो नवीन योग्यताएं प्रकट करती हैं। यह कथन है ना श्री हल्लो का है। ध्यान रखना है, ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना, आपको है किसी भी रेफरेंस बुक को उनकी जो परिभाषाएं दे रखी होती हैं, जब उनका सिद्धांत होता है तो उस सिद्धांत में भी परिभाषा होती है, तो निश्चित तौर से वही पूछी जाती हैं। पर यह है कि आपकी ऑथेंटिक बुक होती हैं उनसे ही ज़्यादा पूछी जाती हैं, पर यह है कि एग्जामों में रिपीट होती रहती हैं, तो निश्चित तौर से आपको भी आइडिया हो जाता है ये इस प्रकार की परिभाषा ये इनसे संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलर ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम कैसे होता है। तो हम आप अगर सिद्धांत पढ़ा है तो निश्चित तौर से आप भी जानते होंगे, जो आपका परसेप्शन ऑफ ऑल सिचुएशन, यानी आप है कोई भी परिस्थिति है आप उसे समग्र रूप में देखिएगा, ठीक है, इस प्रकार का ये हो जाएगा। यानी ये कहता है पूर्ण से अंश की ओर ज्ञान होना चाहिए, यानी कोई भी चीज़ है आपको पहले संपूर्ण जानकारी, फिर उसके बाद टुकड़ों में, ठीक है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए। इस प्रकार का ये कॉलर से संबंधित सिद्धांत में बात कही गई है। कॉलर के साथ 2 और मनोवैज्ञानिक आते हैं, कॉलर कोप्पा और आपका मैक्स वर्दीमर, ठीक है। तो इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, ठीक है, केनारी द्वीप पर ये प्रयोग किए थे। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है किस द्वीप पर किए गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी कॉलर के बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसने पाठ्य योजना की पंचपदीय प्रणाली, जिसे हम 5 स्टेप सिस्टम बोलते हैं, ये किसने प्रतिपादित किया था। तो आप है इसका डायरेक्टली राइट आंसर याद रख सकते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर थे ये, ठीक है। इनके 5 स्टेपों को याद रख सकते हैं, जैसे कि पहले प्रस्तावना आएगी, फिर प्रस्तुतिकरण, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी तुलना करना, फिर उसके बाद है आप तुलना के बाद है आप कह सकते हैं व्यवस्था, फिर उसके बाद मूल्यांकन। ये 5 स्टेप का ये बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि हमारे देश में अधिकतर पाठ्य योजना जो लेसन डायरी बनाते थे वो हर्बर्ट के उपागम है या अप्रोच है, इसी के आधार पर बनाई जाती है, ठीक है, जो आप बीएड या डीएलएड करते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं, ये आपके केनन ने किया था, ठीक है। तब व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसमें हिप्पोक्रेटस का नाम आता है, क्रेस्मर का आता है, स्पेंसर का आता है, जुंग का आता है, ठीक है। और इनके अलावा ये हो गए, उसमें गैरेट का नाम आता है, थॉर्नडाइक का नाम आता है, और बहुत सारे मनोविज्ञान हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को भिन्न भिन्न प्रकार से बांटा है, ठीक है। किसी ने ग्रंथि के आधार पर, किसी ने शारीरिक संरचना के आधार पर, ठीक है, विभिन्न प्रकार से बांटे थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन है। इसमें बताया गया है जैसे कि इनमें ग्रंथियों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं,
मनोवैज्ञानिक कौन है, कैरन ने बांटा है। जैसे कि इसमें थायराइड ग्रंथि की बात कही गई, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात कही गई और एड्रिनल ग्रंथि की। और जैसे जुंग है, जुंग ने किसके आधार पर बांटा था, जुंग ने सामाजिक गुणों के आधार पर बांटा था। एक सेकंड, तो इन्होंने किसके आधार पर, सामाजिक गुणों के आधार पर, ठीक है, 3 भागों में, जैसे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ये ध्यान रखना है, हम जब एग्जामों में देखते हैं क्वेश्चन आता है इन दोनों को लेकर कि जो ये टिचनर के शिष्य हुआ करते थे जुंग, तो इन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 ही भागों में बांटा, लेकिन बाद में इसमें एक उभयमुखी भी शब्द जोड़ दिया है, इसी वजह से ये 3 प्रकार है। हालांकि इससे 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्रेचमैन ने शरीर की संरचना के आधार पर बांटा था। इन्होंने जैसे 3 भागों में बांटा, जैसे लंबा का है, ठीक है, सुडोल का है और गोलाकार, ठीक है। स्प्रेंसन ने आपके जो, एक सेकंड, मूल्यों के आधार पर बांटा था। तो इन्होंने मूल्यों के आधार पर बांटा था ना, तो कितने प्रकार में बांटा था, एक सेकंड, तो इन्होंने 6 प्रकार से बांटा था, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया था, तो मूल्यों के आधार पर, ठीक है। और मूल्यों के आधार पर 6 प्रकार कौन कौन से थे, देखो, सैद्धांतिक, ठीक है, सामाजिक और कलात्मक, आर्थिक, सामाजिक और आपका आर्थिक, सामाजिक तो हमने बोल दिया था, तो धार्मिक हो जाएगा, और राजनीतिक। इस प्रकार ये 6 प्रकार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सृजनात्मकता मौलिक परिमाणों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। ये मैंने बताया ना, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट होते हैं कि इन्हीं स्टेटमेंटों से ही परिभाषाएं बनती हैं, इन्हीं से आपकी विशेषताओं को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपकी क्रो एंड क्रो की है, ठीक है। तो ये चीज़ें सबसे टफ होती हैं, स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है, पर बार बार पढ़ते हैं तो याद हो ही जाते हैं। नेक्स्ट है बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, हम क्या कहते हैं, अनुकरण से होगा। देखो, पहला ऑप्शन हो सकता है, यूँ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने देखो रेनफोर्समेंट की बात की है, यानी पुनर्बलन की, और अनुकरण की बात कही है, यानी जिसे इमिटेशन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शन देखते हैं। और तो कोई ऑप्शन नहीं था, उसी में था एक अनुकरण और आपकी रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे कि आपकी मूल प्रवृत्तियाँ को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है किसने, तो वो आपके MC मैकडूगल यानी विलियम मैकडूगल बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने शुरुआत में किया था, 1 नंबर क्वेश्चन, आपको ध्यान हो, वहाँ पर पूछा था युद्धोत्साह क्या है, ध्यान है ना। तो जो ये आपकी युद्ध से संबंधित थी, ठीक है। तो ये युद्ध से संबंधित थी, ये आपकी क्या थी, मूल प्रवृत्ति थी जो जन्मजात होती हैं। इन्होंने 14 प्रकार की बांटी थी, मैंने वहाँ पे बताया था। एक हाथ से बताई थी, जो आपके मनुष्य और आप में अंतर, मनुष्य और जानवर में अंतर करती है। मनुष्य हंस सकता है, जानवर हंस नहीं सकते, तो ये अंतर होता है। तो मैंने इस प्रकार बताया था, बाकी आप इसमें देख सकते हैं, थ्योरी में ये चीज़ें बात कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी भी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण या अवधान करना, ये कथन किससे संबंधित है। देखो, ये मैंने बताया ना, स्टेटमेंट 3 पूछ लिए हैं अब तक, ठीक है। ये डंबल से संबंधित है, यानी किसी भी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, अवधान करना, यानी अटेंशन करना उसको, तो ये आपकी होती है डंबल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे कि ये कह रहा है सृजन शास्त्र के पिता कौन है। आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं, सृजन शास्त्र को कहते हैं, इसमें क्या दे रखा है, फादर ऑफ द यूजेनेसिस। हालांकि ये साइंस का शब्द है, जब बायोलॉजी पढ़ते हैं ना उसमें आता है ये। तो आप कह सकते हैं इसमें से ये सृजन शास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं, तो हम कहेंगे ये आपके फ्रांसीसी गाल्टन है इनका नाम, ठीक है, ये वाले, ठीक है, फ्रांसीसी गाल्टन कहलाते हैं सृजन शास्त्र। एक चीज़ ध्यान रखना, एक हिप्पोक्रेटस भी है जिन्होंने व्यक्तित्व के कह सकते हैं, हिप्पोक्रेटस, इन्होंने व्यक्तित्व के वर्गीकरण में भी बात कही है, इन्हीं का शुरुआती माना जाता है व्यक्तित्व के वर्गीकरण का। तो ध्यान रखना है, वो भी ये किसी न किसी के जनक कहलाते हैं, ये चिकित्सा शास्त्र के जनक कहलाते हैं, ये ध्यान रखना, ये भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी ये गाल्टन के बारे में दे रखा है, इसके डिटेल के बारे में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां है, ये कह रहा है कि 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। ये बुद्धि चैप्टर से परीक्षणों को लेकर,
ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको बुद्धि में जो सिद्धांत दिए गए हैं, चाहे वो थॉर्नडाइक का हो या आपके हार्वर्ड गार्डन का हो, थर्स्टन का हो और बिने का हो, और इनके अलावा बहुत सारे मनोवैज्ञानिक उनमें परीक्षण भी दे रखे हैं। ठीक है, तो परीक्षण जैसे जलूटा का हो गया, भाटिया का हो गया, और इनके अलावा और भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, तो निश्चित तौर से ये ध्यान रखने होंगे। तो ये संबंधित है आपके साधारण मानसिक योग्यता से संबंधित थे, और डिटेल इसकी ये दे रखी है, आप देखना चाहो इससे। ये दिया था 1964 में, इनकी उम्र बालकों की ये थी। ये आपके साधारण मानसिक योग्यता को मापने के लिए किया गया था। इसमें जैसे कि परीक्षण को हिंदी में दिया गया था। इस परीक्षण के द्वारा हम एक समूह की बुद्धि की मापन कर सकते हैं, जिसमें से बुद्धिमान, औसत, सुस्त श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विकारक, टू फैक्टर थ्योरी है, ये कैसे संबंधित है? ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये आपके स्पीयरमैन से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने 2 कारक बताए थे शुरुआत में। ठीक है, फिर ये 3 कारक भी हो गई थी, फिर बताएंगे 3 कारक कैसे हुई थी। इसमें दे रखा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम बता देंगे। ये कह रहा है कि सामान्य योग्यता जिसे जनरल फैक्टर बोलते हैं, जैसे जी कारक। सेकंड है विशिष्ट कारक होता है, जैसे विशिष्ट योग्यता बोल सकते हैं, इसे एस कारक बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें बताया है कि जैसे कि मानसिक क्रियाओं, जैसे सामान्य कारक होता है ना, वो मानसिक क्रियाओं का मूल होती है, यानी इसे कह सकते हैं जन्मजात होती है। जिस व्यक्ति में जी फैक्टर या सामान्य तत्व उपस्थित हो, वही उसकी मानसिक क्रियाओं को क्रियाओं को कर सकता है या डिनोट कर सकता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट कार्य होता है, वो एक अर्जित होता है। जैसे आपके अंदर कोई जन्मजात विशेषता है, उसके अतिरिक्त कोई भी विशेषता आपके अंदर आ जाए, वो भी ग्रहण करके, यानी वातावरण से, तो वो एस कारक होता है। इसके अलावा इसमें एक जी ग्रुप फैक्टर जोड़ा था, ग्रुप फैक्टर, ये आपके दोनों के मध्य में जोड़ा था, तो इसलिए इसे 3 फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, यानी पूर्व के अनुभव में और उसी के आधार पर आपकी जो भी संवेदनाएं हैं उनके अर्थ प्रदान करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे आप? हम इसे कहेंगे, आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, उसे कहेंगे परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। और ध्यान रखना, जब भी आप रचनावाद कंस्ट्रक्टिज्म पढ़ेंगे ना, वो भी इसी बात को करता है। वो ये कहता है कि जो आपके बच्चे के पूर्व अनुभव हैं उन्हीं के आधार पर पढ़ाइएगा, उन्हें कुछ नया ऐसा तरीका मत बताइएगा। यानी वो कहते हैं कि खुद बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा कहीं ना कहीं कोरिलेट उन्हीं से होती है, लेकिन यहाँ पर संवेदनाओं के अर्थ प्रदान करने की बात कही है, तो वो हमारा प्रत्यक्षीकरण होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। इसमें ध्यान रखना, गेस्टोल्ड भी दिया है, यानी कॉलर भी दिया है, यानी ये एक ही बात है, चाहे गेस्टोल्ड का है या कॉलर का है। ठीक है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। बाकी ये दे रखा है इसकी परिभाषा को लेकर, और इसमें डिटेल भी दे रखी है। अब बाकी है ये नेक्स्ट, सीखने के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो आपके थॉर्नडाइक ने किया था। ये सबसे कह सकते हैं सरल क्वेश्चन यही आते हैं इस प्रकार के। ये डैश का मतलब होता है बॉन्ड, ये ध्यान रखना है। ये डैश ऐसे हमने कहा ऐसा थ्योरी देते हैं, तो इसे ये ऐसे लिखना होगा, तो आपको ये दर्शाना होगा, ये डैश, यही होता है अनुबंधन। ठीक, सॉरी, ये संबंध बताता है इसके साथ। ठीक है, स्टिमुलेट रेस्पॉन्ड बॉन्ड, यानी इसके साथ ये संबंध बताएगा, तो हमें डैश का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसे ही संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, या बंधन का। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोल देते हैं। और इनके अलावा कुछ और दे रखा है, और तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दे रखी जो बतानी हो। इसके 3 मुख्य नियम होते हैं, 5 गौड़ नियम होते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। जैसे इसके मुख्य नियम होते हैं वो PTA के नाम से याद रख लीजिए, प्रभाव का, तत्पर का, अभ्यास का। और बाकी जो 5 नियम है, इसकी शायद BAMC है, BAMCA इस प्रकार की एक ट्रिक होती है, उससे याद रख लीजिए। जैसे कि इसमें दे रखे हैं सहायक नियमों में, जैसे बहु अनुक्रिया का नियम हो गया, मानसिक वृत्ति का नियम हो गया, जिसे मनोवृत्ति बोलते हैं, तत्व प्रबलता का नियम हो गया, अनुरूपता हो गया, अनुरूपता को सादृश्यता कहते हैं, एक हो गया साचार्यात्मक स्थानांतरण। इसे 5 प्रकार दे रखे हैं। औसत बुद्धि वालों जो होते हैं, बालकों की बुद्धि लब्धि यानी IQ कितनी होती है, तो आप भी जानते होंगे, वो 90 से लेकर 109 तक होती है। ये सामान्य बुद्धि मानी जाती है, यानी सामान्य बालकों की। तो यही ऑप्शन हो जाएगा सही। और बाकी ये किसके अनुसार बांटा गया है, यहाँ पर नाम तो नहीं दे रखा है। वैसे टर्मन की आवर्त सारणी आती है, स्टर्नबर्ग की आती है। आवर्त सारणी मीन्स ये कि बुद्धि को आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग ही बांटा गया है। ये सारणी बोल सकते हैं, आवर्त सारणी तो आपकी पीरियोडिक टेबल हो जाएगी, लेकिन उन्होंने सारणी के रूप में बांटा है कि इतनी बुद्धि लब्धि होगी तो इस प्रकार के
बालक होंगे, उनकी विशेषता बताई गई है। अब जैसे कि इसमें, जैसे कि हालांकि इसमें दे रखा है ना, इसमें 200, ये 200 नहीं होती है, हमने भी पढ़ा है, ये किसी बुक वाले ने ऐसे ही छाप दिया है। 200 के नाम से कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, 140 से ऊपर वाले होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर होती है वो भी प्रतिभाशाली माने जाते हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बांटा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद रखना है ये वाला, ठीक है। ये सामान्य बुद्धि का हमें क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब यहाँ से आगे होता क्या है, इससे ऊपर होंगे वो औसत से ऊपर होंगे तो जिसे बोल सकते हैं सुपीरियर, या एवरेज एवो एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 120 से 39 प्रखर बुद्धि, 140 से ऊपर वाले प्रतिभाशाली। बाकी इससे नीचे याद रखेंगे तो उन्हें मध्य बुद्धि बोलते हैं। 80 से लेकर 89 तक, और 70 से लेकर 69 तक निर्बल होते हैं, जिसे फीबल बोलते हैं, फीबल माइंडेड। और 50 से 59 वाले होते हैं मूर्ख होते हैं, मॉरन बोलते हैं इसे। और 25 से 49 वाले होते हैं जिसे इम्बेसी बोलते हैं। बाकी 25 नहीं जड़ बुद्धि वाले हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है निम्न में से कौन है जो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादन के प्रतिपादक हैं। यानी तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के मॉडल दिया था वो किसने प्रतिपादन किया था, तो ये आपके कैटल से संबंधित है। इन्होंने तरल बुद्धि एक ठोस बुद्धि 2 प्रकार से बांटी थी, और वो भी आपको इसमें दे रखा है, इसे प्रतिपादन किया था। इसमें बुद्धि का परीक्षण किया था वो अवाचक किया था, जिसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। कैटल ने बुद्धि परीक्षण है वो कल्चरल फ्री टेस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी इसमें कल्चर का कोई प्रभाव नहीं रहता इन टेस्टों में। इसमें देखो तरल बुद्धि हो गई, ठोस बुद्धि हो गई, और तरल बुद्धि है जिसे GF बोलते हैं। तर्क के आधार पर इसे नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में होता है। बाकी ठोस होता है वो होता है आपके जैसे कि प्रशिक्षण अनुभव द्वारा आधारित ज्ञान पर आधारित होता है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं। तरल बुद्धि होती है ये जन्मजात होती है, और जो आपकी ठोस बुद्धि होती है उसे वातावरण के द्वारा अर्जित कर लिया जाता है, और वो विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हो सकती हैं। हालांकि यहाँ पर दे रखा है कि तरल बुद्धि का निर्धारण वंशानुगत कारकों से होता है, जबकि ठोस बुद्धियों का निर्धारण पर्यावरणीय कारकों से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो ये आपके क्रिया प्रसूत, जब भी ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी का नाम आ जाए तो आप तो स्किनर पर जाइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। बाकी स्किनर के बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट है वो है, इनकी बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इनके 2 प्रकार प्रकाश डाला गया है इनके सिद्धांत पर, एक तो क्रिया प्रसूत और दूसरा उद्दीपन प्रसूत। प्रसूत का संबंध होता है यानी क्रिया प्रसूत का उसी उत्तेजना से, और जबकि उद्दीपन प्रसूत में क्रिया का संबंध उद्दीपन से होता है। जो अनुक्रिया ज्ञात उत्तेजकों के कारण होती है उसे उद्दीपन प्रसूत कहते हैं। बाकी नेक्स्ट है कि ब्लूप्रिंट में किसका महत्वपूर्ण घटक है, यानी महत्वपूर्ण घटक किसका है ब्लूप्रिंट। तो जैसे कि आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो आप कहेंगे परीक्षण निर्माण। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है जो भी आप एग्जाम होते हैं ना, जैसे एनुअल वगैरह हाफ ईयर, तो उसमें ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। निबंधात्मक प्रश्न, पहली बात तो प्रश्नों के प्रकार होते हैं, निबंधात्मक, अति लघुत्तरात्मक, शॉर्ट बोलते हैं आंसर, फिर ऑब्जेक्ट भी होते हैं, उसमें वन लाइनर भी होते हैं, मैचिंग वाले हुए होते हैं, तो इस प्रकार होते हैं ये। इसे त्रिआयामी चार्ट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें उद्देश्य और विषय वस्तु के क्षेत्र में संबंध प्रश्न का स्थान देना और परीक्षण का निर्माण करना है, ठीक है। और पाठ्य सामग्री निर्माण में जब हम अंकों का विभाजन भी करते हैं इसी के आधार पर करते हैं। जैसे निबंधात्मक है, आपने देखे हों 10 नंबर के होते हैं, 8 नंबर के होते हैं, जबकि MCQ होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं। इस प्रकार इन्हें डिवाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसके घटक याद रखना है। ब्लूप्रिंट में कौन कौन से घटक हैं, घटक का मतलब है निर्माण में कौन कौन से स्टेप यूज किए जाते हैं, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में ये भी। जैसे एक प्रारूप तैयार करेंगे, प्रिंट तैयार करना, सवालों के जवाब तैयार करना, प्रश्न पत्र का जो कॉन्ट्रामापीकरण है वो करना, और बाकी प्राप्त अंक हैं वो अंकन की योजना बनाना और प्रश्न वह तैयार करना, ठीक है। तो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास की पूर्व सक्रिया अवस्था निम्न में से किससे संबंधित है। हालांकि इसके इंग्लिश देखिए, प्री ऑपरेशनल की बात हो रही है ना, प्री ऑपरेशनल, तो ये आपके कहीं ना कहीं जीन प्याजे से संबंधित है। जीन प्याजे ने, आपको ध्यान होगा, इन 4 से अवस्थाओं में बांटा था, और 4 अवस्थाओं को हम लिखना जरूरी इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि लिखा हुआ ऑलरेडी है इसमें। देखो जैसे कि जैसे पहली बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, हिंदी में ये कहते हैं। दूसरी है प्री ऑपरेशनल, हिंदी में ये कहते हैं। तीसरी होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसे ये कहते हैं हिंदी में। और लास्ट में होती है एब्स्ट्रैक्ट, ये सब फॉर्मल बोल देते हैं। तो इसकी ये उम्र दे रखी है सभी की, ठीक है।
तो हमें पूछी थी ये वाली अवस्था किससे संबंधित है, तो वो आपके जीन पे आज से हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, यानी जिसे हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास बोल देते हैं या बौद्धिक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा था, वो 4 अवस्थाएं ये, और ध्यान रखना ये ऐसी अवस्थाएं हैं जैसे पहली, दूसरी और तीसरी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है MPPI का परीक्षण निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो इनमें से तो कोई नहीं है, क्योंकि इसमें स्टार भी लगा है ऑलरेडी, तो इसकी विशेषता दे रखी है, तो उनके आधार पर हम पता कर सकते हैं ये किससे संबंधित है। ठीक है, पहली बात तो ये एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो व्यक्तित्व के लक्षणों और जो मनोवृत्तियाँ हमारी जो होती हैं उनका आकलन करता है। MPPI एक साइकोमेट्रिक परीक्षण है। साइकोमेट्रिक का मतलब समझ रहे होंगे, जो मानसिक स्वास्थ्य रोगियों द्वारा अनुभव किए गए विभिन्न सामाजिक, व्यक्तिगत और आपके व्यवहार संबंधी मुद्दों का समझने के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता करता है। ये ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म जैसे बोलते हैं मिनेसोटा मोटिफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, यानी जैसे कि फुल फॉर्म MPPI की दुनिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में से एक है। और मनोवैज्ञानिक जो स्टार्क हैथवे और JC मैकक्लेन और मिनेसोटा विश्वविद्यालय के 2 संकाय सदस्यों द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो इस वजह से इसे ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म और ये किसने दिया था और किन का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है, जैसे परिपक्वता होना, रुचि होना, निदर्शन होना, मोटिवेशन होना। तो हम मोटिवेशन पर जाएंगे। अधिगम की बात आ जाए, मोटिवेशन का मतलब यही होता है, शिक्षा में मोटिवेशन का बहुत अहम रोल होता है। बाकी मोटिवेशन की परिभाषा विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक अलग अलग प्रकार से दी हुई है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके शैशवकाल से। ये कह रहा है शैशवकाल का समय कितना होता है। आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे जन्म से 2 वर्ष माना जाता है। और देखो हर एक मनोवैज्ञानिक अलग अलग है, कोई ऐसे जन्म से 1.5 वर्ष मान सकता है, पर ओवरऑल देखा जाए तो आप ऑप्शन के आधार पर भी जा सकते हैं। जन्म से 6 वर्ष नहीं होगा, 12 से 18 नहीं होगा, और 15 तक होगा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं अपने आधार पर। इसमें देखो सभी की विशेषता बताई गई हैं कि जैसे कि 0 से 2 वर्ष तक है तो उसे शैशव कहेंगे, और 2 से 6 हो जाएगा तो इसे प्रारंभ बाल्यावस्था कहेंगे या बचपन की अवस्था कहेंगे। मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के मध्य में, और बालिकाओं में 6 से 10 वर्ष माना गया है। पूर्व किशोरावस्था का मतलब होता है किशोरावस्था मतलब ये कि उत्तर बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था और किशोरावस्था की पूर्व अवस्था, यानी जो कह सकते हैं उसमें एंटर करने वाला है किशोरावस्था, उसे पूर्व किशोरावस्था कहेंगे, जिसकी 13 से 14 वर्ष होगी। जैसे उत्तर का मतलब होगा जो देखो इसमें ऑब्लिक लगा रखा, मैंने बताया ना, जो पूर्व किशोरावस्था को हम उत्तर बाल्यावस्था इसलिए नहीं कहेंगे कि उत्तर बाल्यावस्था जैसे समाप्त होगी ना उसके बाद ही आपकी पूर्व किशोरावस्था स्टार्ट होती है। तो ये उम्र दे रखी है बालक और बालिकाओं में। प्रारंभिक किशोरावस्था का मतलब पूर्व किशोरावस्था ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि प्रारंभिक किशोरावस्था को पूर्व किशोरावस्था कह रहे हैं, इसमें उम्र अलग दे दी है, हालांकि उम्र ऐसे नहीं देनी थी। अब जिन्होंने भी वर्गीकरण किया वो अपने हिसाब से किया है। मध्य किशोरावस्था है वो 17 से 18 होगी, उत्तर किशोरावस्था 19 से 22 होगी, 19 से 20 होगी। लेकिन ये ध्यान रखना ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग बताई गई है, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26 कि कॉलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। जैसे व्यक्तित्व की बात तो नहीं की है उन्होंने, विकास के सिद्धांत की बात भी नहीं की है उन्होंने, अभिप्रेरणा की भी बात नहीं की है, लेकिन अधिगम के सिद्धांत तो निश्चित तौर से आते हैं इसमें। जैसे थॉर्नडाइक का होगा, स्किनर का हो गया, गोतरी का होगा, टोलमैन का हो गया, वाटसन हो गए व्यवहारवादी, कॉलर हो गए, कॉलर कॉपा, मैक्स वादीमार, तो ये संबंधित है। ठीक है, बाकी इसमें बताया गया है गेस्टोलवादी ने ये अपनी पुस्तक निकाली थी 1959 में। बाकी कॉलर के बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ की संख्या कितनी थी, वो आपकी 14 थी। एक ही पेपर में विलियम मैकडूगल से आपके 3 क्वेश्चन तो बन चुके हैं, आपने देखा होगा और मैंने कराया भी है, उसी हिसाब से कह रहा हूँ कि आपको है इन्होंने एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। बाकी ये आपके 14 प्रकार थे और हमने पहले भी बात की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मानसिक उद्दीपन प्रतिमान निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है।
अब देखो ये जो आपका मानसिक उद्वेलन होता है ना, समस्या समाधान से संबंधित होता है, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, बच्चे खुद अपने आप ही इसका क्या करते हैं, खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं या उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को दिया जाए उसका सॉल्व करते हैं अपने तरीके से, यही होता है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान। इसमें तो आप पढ़ोगे तो इसमें बताएगा पहले छात्रों को समूह को कोई समस्या इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है जिसके छात्रों को परस्पर विचार विमर्श कर सकें और जाना जा सके। संभव हो तो समस्या की प्रस्तुति के बाद शिक्षक सभी छात्रों की समस्या संबंधी विचार सुझावों समाधानों को अनुरोध कर सकता है। आप और भी पढ़ सकते हैं, यही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। अब ये पावलर से दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इससे पहले भी पावलर का पूछ लिया था, तो ये पावलर ने ही किया थे, कुत्ते पर प्रयोग, कुत्ते पर प्रयोग किए थे ना। तो ये हालांकि ये शरीर मनोवैज्ञानिक थे, शरीर मनोवैज्ञानिक बोल रहा हूँ, ये बायोलॉजी से संबंधित थे, यानी बायोलॉजिस्ट थे एक तरह से, जीव विज्ञानी। लेकिन इन्होंने प्रयोग किसी और पर कर रहे थे, किसी और चीज़ के लिए, लेकिन इन्होंने खोज किसी की कर ली, पैरोटिड ग्लैंड्स की, यानी लार ग्रंथि की। एक तरह से ये पाचन ग्रंथि में आती है, यानी जो जिस प्रकार मानवों में होती है पैरोटिड ग्लैंड्स, उसी प्रकार ये आपके कुत्तों में भी होती है, लार ग्रंथि होती है एक तरह से, लेकिन पाचन में सहायक होती है ये, ठीक है। तो इसी की खोज के आधार पर जैसे लार का निकलना वो इन्हीं ग्रंथि से संबंधित था। अब देखो आईवी पावलर बोलते हैं इन्हें, इनका पूरा नाम तो आईवी का कुछ हो सकता है, मुझे कन्फर्म मालूम नहीं, लेकिन पावलर ही बोलते हैं मोस्टली। ये रूसी मनोवैज्ञानिक और साथ ही साथ शारीरिक मनोवैज्ञानिक भी थे, शारीरिक वैज्ञानिक थे, यानी बायोलॉजिस्ट थे, और जिन्होंने पाचन क्रिया के लिए दैहिक विशेष रूप से अध्ययन किया, इस प्रकार है, ठीक है। 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आधारता अनुबंधन को माना गया है, और जो SR थ्योरी है ना उसी से संबंध रखते हैं, यानी ये भी साचार स्थापित होता है। इनके ये पूछा जाता है क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत, इसे प्रकृतिवादी अनुबंधन भी बोलते हैं, यानी CR थ्योरी बोलते हैं, यानी कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मौलिकता, नमनीयता, प्रवाह निम्न में से किसके घटक है। तो ये आपकी क्रिएटिविटी से संबंधित होते हैं।